आप देख रहे हैं जीके क्लासेस और आज आप लोग भाषा और चिंतन के बारे में जानेंगे कि भाषा और चिंतन क्या होता है। भाषा क्या है और चिंतन क्या है, यह दोनों जो है अलग अलग है। भाषा हम अपने जो मन के जो भावों को जो है दूसरे के सामने प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। अगर यदि छोटे क्लास के बच्चों के लिए हम यदि बताएंगे उसका परिभाषा, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। भाषा जो है, भाषा भावों को व्यक्त करने का एक साधन है। मनुष्य पशुओं से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास अभिव्यक्त करने के लिए एक भाषा होती है जिससे लोग समझ सके। भाषा जो है, भाषा के बिना हम लोग जो है कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। भाषा से हम लोग जो है किसी भी बात को एक दूसरे के साथ संपर्क करने का सबसे बड़ा साधन है। बालक में भाषा जो है, जो भाषा का जो विकास है किस प्रकार से होता है वो हम लोग देखेंगे। बालक में जो भाषा का विकास जो होता है किस प्रकार से होता है। बालक के भाषा विकास में विभिन्न आयाम होता है। भाषा उनमें से एक है। बालक के विकास में, भाषा विकास में बहुत विभिन्न आयाम होता है जिसमें भाषा से उनमें से एक है। भाषा को अर्जित किया जाता है। यह अर्जन बालक के जन्म से ही शुरू हो जाता है। जब बालक जन्म लेता है उसके बाद से वह रोना धोना ये करना, इस तरह का जो अनुक्रिया करता है वह बालक, तो उससे भी भाषा अर्जन करने का वहां से जन्म से ही शुरू हो जाता है। जैसे अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया, शारीरिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसमें विशेष भूमिका निभाती है। अब आते हैं हम लोग भाषा के भाग में। भाषा कितने भागों में बटा गया है, तो भाषा जो है हम लोग का 4 भागों में बटा गया है। कितने भागों में बटा गया है? 4 भागों में बटा गया है। कौन कौन सा है? स्वर्णिम भाषा। स्वर्णिम भाषा हम लोग ऐसे कहते हैं जिसका जो ध्वनि का सबसे छोटी इकाई होता है, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, आय, इस प्रकार का जो है भाषा जो होता है, यह स्वर्ण जो है ध्वनि का सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? स्वर्णिम कहलाता है। रूपिम जो कहलाता है, रूपिम क्या है? रूपिम जो है शब्द का छोटा रूप, जैसे माँ, पापा, अच्छा, आना, जाना, ये छोटा छोटा शब्द जो बच्चा बालक बोलता है उसको हम लोग रूपिम कहते हैं। वाक्य विन्यास, भाषा का तीसरा जो है वाक्य विन्यास है। भाषा का नियम ही वाक्य विन्यास है। इसमें शब्द क्रम में रहता है। जैसे राम खाना खा रहा है, तो इसका जो है राम एक अलग शब्द है, खाना एक अलग शब्द है, और खा एक अलग शब्द है, रहा एक अलग शब्द है, भी एक शब्द अलग है, लेकिन यह जो है क्रम जिसका जो है यह सही क्रम में रहता है। चौथा है अर्थ विन्यास। जब वाक्य में दिए गए शब्द अर्थपूर्ण हो, वाक्य में जो दिया गया रहता है अर्थपूर्ण विन्यास, जैसे राम चाय पी रहा है, तो इससे कोई अर्थ निकलता है, यह जिससे अर्थ विन्यास कहा जाता है। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था जो है क्या होता है? 1 नंबर में है, बालक जन्म लेते ही रोने चिल्लाने का कोशिश करता है। रोना चिल्लाना ये सब जो है बालक जन्म से ही शुरू कर देता है। रोने चिल्लाने की कोशिश करने के साथ ही वह अन्य ध्वनि निकालने लगता है। ये पूर्णतः स्वाभाविक होता है, इन्हें सीखा नहीं जाता है। जैसे बालक जब जन्म लेता है तो उसको रोने के लिए सिखाया, हंसने के लिए कौन सिखाता है? ये सब कोई सिखाया नहीं जाता है। वह जन्म से ही वह गुण उसमें रहता है। हल बनाने की क्रिया,
हड़बड़ाने के माध्यम से स्वर व व्यंजन के अभ्यास का अवसर पाता है। हड़बड़ाने के वह इधर उधर कुछ बोलने लगता है, तो इसी में वह साउंड अपना अ आ हर्ष ई दीर्घ ये सब कोई भी तरह का साउंड वह निकालने लगता है। दूसरों को सुनकर उन्हें दोहराने का कोशिश करने लगता है। हम लोग जो बोलते हैं, जैसे बच्चे को, छोटा बच्चा को सिखाते हैं, पानी को दिखाते हैं, बोलते हैं इसको पा बोलो, ठीक है, इसको मम्मी बोलो, उसको पापा बोलो, ये जो स्वर जो है हम लोग सिखाते हैं और वह धीरे धीरे क्या करता है, वह अनुकरण करने लगता है। इसके द्वारा वह क्या सीखता है, दोहराने के क्रम में अ आ हर्ष ई दीर्घ बच्चे को भी हम लोग पढ़ाते हैं, तो देखते हैं कि पहले उसको 5-10 बार उसको बुलवाते हैं, बोलो आ हर्ष ई दीर्घ सबसे अनुकरण करवा के उसको दोहराने के बाद में वह सीख पाता है। दूसरा है हाव भाव या दूसरे का इशारों की भाषा, बालकों को धीरे धीरे समझ में आने लगता है। आप बताइए, अगर कोई माँ अपने बच्चे को गोदी में लिया हुआ है और वो बच्चा को क्या चाहिए माँ समझ जाती है, तो माँ क्यों समझ जाती है, हम लोग जो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन माँ समझ जाती है। माँ को उसको भूख लगा है या पेशाब करना है या कुछ ऐसे जो उसको कठिनाई है या उसको दर्द हो रहा है, तो माँ जो है बच्चे को आसानी से वह समझ लेता है, क्योंकि उसका हाव भाव और इशारों को वह भली भांति वह समझती है। इसीलिए वह जो है माँ जो है बच्चे का हाव भाव से वह समझ लेती है कि मेरा बच्चे को किस प्रकार का कष्ट है। भाषा सिखाने के विभिन्न साधन, जो भाषा सिखाने का क्या क्या साधन है, तो भाषा सिखाने का विभिन्न साधन है। क्या क्या साधन है, कहानी सुनाकर हम भाषा सिखा सकते हैं, प्रश्न उत्तर के द्वारा हम भाषा सिखा सकते हैं और अनुकरण के द्वारा भाषा को हम लोग सिखा सकते हैं। यह भाषा 3 प्रकार का भाषा सिखाने का साधन है। अब जो है भाषा विकास का जो है सिद्धांत है, कुछ सिद्धांत सब वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से सब सिद्धांत को दिए हैं, जो कि कुछ सिद्धांत जो इस प्रकार है कि सब वैज्ञानिक ने अलग अलग प्रकार से अलग अलग सिद्धांत को दिए हैं, जो कुछ सिद्धांत जो है इस प्रकार है। तो सबसे पहला जो है मेरा ये बेंडूरा का सिद्धांत, ठीक है, ये बेंडूरा का सिद्धांत है। बेंडूरा का सिद्धांत में कहा है, उन्होंने अनुकरण पर विशेष बल दिया है। उन्होंने बालकों में जो अनुकरण करने का जो क्षमता होता है, उसमें वह जो क्षमता है सबसे उस पर विशेष बल दिया है। इसके अनुसार यानी बेंडूरा के अनुसार क्या होता है, बच्चा आसपास परिवार में बोलने वाली भाषा को अनुकरण करता है, इससे वह आसानी से सीख जाता है। तो बच्चा जो आप देखते हैं कि अगर यदि हम लोग क्षेत्रीय भाषा में अगर यदि कोई बच्चा परिवार जो है, अगर उसका परिवार में यदि हिंदी का भाषा बोलता है, तो बच्चा क्या करता है, हिंदी का अनुकरण करके वह हिंदी शुद्ध बोलने लगता है। अगर वह बच्चा देहात में रहता है, तो देहात में जो खोट्ठा भाषा होता है, वह खोट्ठा भाषा को अनुकरण कर धीरे धीरे करके वह परिवार में बच्चों के साथ जब खेलता है, तो वो भी बच्चा दूसरा भाषा सीखता बोलता है। तो इससे क्या होता है, आसपास का भाषा का जो परिवार में आता है और आसपास पड़ोस के बच्चों के साथ मिलने के कारण से वह भाषा जो है वह सीख जाता है। दूसरा सिद्धांत है कि परिपक्वता का सिद्धांत, ठीक है, जिसमें बच्चों में मैच्योरिटी आता है। तो इसका अर्थ भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होना, बोलने में चिन्ह, गला, होठ, तालु, दांत व स्वर यंत्र जिम्मेदार होता है। यह यदि मान लीजिए अगर हमारा जो जीभ यदि किसी तरह से कट जाता है या कट जाए या किसी तरह से मोटा फूल जाए, तो हम लोग का जो साउंड है वह अच्छा से शुद्ध नहीं निकलने लगता है। तो इसका कारण क्या है, नहीं निकलने का कारण ये गला मुख्य कारण है, होठ है, होठ को पकड़ के बहुत सारा शब्द को नहीं बोल सकते हैं बिना दांत सटाए। सारा जो शब्द है स्वर हमारा का गला के ऊपर से सारा शब्द जो है उसी से निकलता है। यह जो है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह यंत्र, इसीलिए है गला, होठ, तालु, दांत व स्वर यंत्र आदि जिम्मेदार होता है। इन्हें किसी भी प्रकार का कमी वाणी को प्रभावित करता है। इसमें से यदि हम लोगों को किसी प्रकार का क्षति हो जाता है, तो हम लोगों का जो वाणी है उसमें बहुत सारा अंतर देखने को मिलता है। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का जो सिद्धांत है, शैशवावस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता है, बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर जानकारी दी जाती है। इसी तरह बच्चे विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति सहचर्य अनुबंधन स्थापित करता है, उसके बाद से वह भाषा का
अनुकरण या भाषा को समझ पाता है, जिससे हम लोग कहते हैं अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा है चॉम्स्की का भाषा अर्जन का सिद्धांत। इसके अनुसार बच्चे शब्दों को निश्चित संख्या से कुछ नियमों का अनुकरण करके वाक्यों का निर्माण करना सीखता है। धीरे धीरे करके वह वाक्यों को सीखता है, क्योंकि ये चॉम्स्की साहब ने बताए हैं कि बच्चों का जो दिमाग में एक तरह का डिवाइस होता है जिसको हम लोग LAD के नाम से जानते हैं। L से हुआ लैंग्वेज, D से L, A से हुआ एक्विजिशन और D से हुआ डिवाइस। यह भाषा में ऑटोमेटिक भाषा जो है सीखने का एक डिवाइस होता है और वो बच्चा भाषा को सीखने लगता है। इसका किसका देन है? चॉम्स्की साहब का यह देन है। इन वाक्यों का निर्माण जिन नियमों के अंतर्गत आता है उन्हें चॉम्स्की का जेनेरेटिव ग्रामर के संज्ञा दी जाती है। उसके अनुसार यूनिवर्सल ग्रामर, जेनेटिव ग्रामर के नाम से संज्ञा दी जाती है। यह जो है भाषा विकास का सिद्धांत था, 4 सिद्धांत है। अब जो है हम लोग जो भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कुछ कारक है, जिसके कारण से कारक का है जिसके कारण से भाषा को प्रभावित करता है। यह कारक यदि बिगड़ जाए तो हमारा भाषा को वह बिगाड़ देता है। किसे बिगाड़ता है? अगर हमारा यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो हमारा भाषा भी अच्छा नहीं होगा। दूसरी कारण है कि ये बुद्धि, अगर यदि मंद बुद्धि बालक और एक तेज बुद्धि वाला बालक जो है, दोनों में भाषा का भी अंतर देखने को आपको मिलता है। वह जो है सही क्रम में भाषा को बोल नहीं पाता है और वह कहाँ पर हर्षई दीर्घई और कौन सा इससे लिंग पुलिंग का शब्दों का उच्चारण भी और अपना शब्दों के क्रम में वह सही इस्तेमाल करना वह नहीं जानता है। प्रभावित करता है सामाजिक व आर्थिक। अगर यदि मान लीजिए हमको अगर यदि मान लीजिए सीखना होगा कोई भाषा अलग से, फ्रेंच या स्पेनिश, तो ये हमारा जो यदि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहेगा तो हम वो सीख पाएंगे। अगर यदि मेरा आर्थिक स्थिति ठीक रहेगा तो हम विदेश चले जाएंगे। विदेश में जाकर वहाँ भी हम एक से एक कोचिंग है, वहाँ पर एडमिशन लेके हम विदेशी भाषा को हम सीख सकते हैं। दूसरा है समाज। अगर यदि मान लीजिए अगर हमारा पास पैसा भी नहीं है और अगर यदि अंग्रेज का ये समाज में यदि रहने लगेंगे तो वह हम अंग्रेजी आराम से सीख जाएंगे। तो क्या हुआ? अगर समाज और आर्थिक स्थिति दोनों ही हमारा भाषा पर प्रभावित करता है। चौथा है परिवार का आकार। मान लीजिए परिवार का आकार बहुत बड़ा है या छोटा है या बहुत छोटा है, इसमें से भाषा का आकार इसलिए पड़ेगा क्योंकि वह बच्चा जो है, अगर यदि सब माँ और पिताजी रहा या माँ और बच्चा रहा तो उसमें से क्या होगा, अधिक ज़्यादा से ज़्यादा भाषा वह सीखने में उसको कठिनाई होगा, क्योंकि उसको बातचीत करने वाला आदमी नहीं रहने के कारण से वह भाषा को जल्दी सीख वह नहीं पाएगा। बहुजन, अगर यदि आदमी से वह संपर्क नहीं करेगा तो वह भाषा को जो है वह सीखने में उसको काफ़ी कठिनाई होगा। द्विभाषीवाद, इससे क्या होता है, यदि मान लीजिए किसी परिवार में मान लीजिए पिता है अलग भाषा वाला और हम यदि मान लीजिए हम उर्दू बोलते हैं और वो मेरा जो वाइफ है वह यदि मान लीजिए तमिल बोलती है तो वह बच्चा पर वह विशेष अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि वह हम लोग द्विभाषी यदि इस तरह का पेरेंट्स यदि रहा तो सोचिए कि बच्चे में जो भाषा है वह भाषा जो है बहुत तरह का दिक्कत हो जाएगा उसमें और वह सही भाषा वह सीख नहीं पाएगा। अब उसमें कन्फ्यूजन ये हो जाएगा कि हम उर्दू सीखें या तमिल सीखें, सबसे बड़ा समस्या उसमें आ जाएगा। और हम दोनों तरह में बात करेंगे तो हमारा भी जो आदमी जिस भाषा का होता है वो दूसरी भाषा को उतना आसानी से वह बोल नहीं पाता है। यह नेक्स्ट भाषा है संवेगात्मक तनाव। अगर यदि किसी का मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता है, वह डिप्रेशन की स्थिति में रहता है, तो वह भाषा सीखने में उसको काफी दिक्कत होती है। व्यक्तित्व प्रशिक्षण का विधि, यह विधि क्या करता है, अगर यदि मान लीजिए किसी भाषा को सिखाना होगा और उसको डेली प्रशिक्षण देने लगेंगे हम तो वह भाषा सीख जाता है, लेकिन प्रशिक्षण नहीं देंगे तो उससे क्या होगा, उसका भाषा पर अंतर पड़ता है। तो यह भी 8वां जो कारक है आपका व्यक्ति प्रशिक्षण, यह भी एक प्रमुख कारण में आता है। चिंतन में क्या होता है, चिंतन एक ऐसी गतिविधि है जो मानव के मस्तिष्क में हमेशा गतिशील रहता है। जब मानव किसी समस्या से घिरा होता है तो उसके निदान के लिए वह चिंतन करता है।
जब मनुष्य के पास समस्या आता है तभी वह सोचने लगता है कि इस समस्या से हम कैसे बच पाएं। चिंतन एक विश्लेषणात्मक पद्धति है। यह कई प्रकार की मानसिक संरचनाओं पर निर्भर करता है, जैसे तर्क एवं संकल्पना। अब हम लोग तर्क को जानते हैं। चिंतन तो समझ लिए। यह उद्देश्यपूर्ण होता है तथा तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वह निर्णय लिए जाते हैं। तर्क दो प्रकार का होता है। क्या है? यह उद्देश्यपूर्ण होता है। तथ्यों के आधार पर क्या होता है? निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तथ्य जो रहता है उससे क्या होता है? तर्क के अनुसार में वह निष्कर्ष निकलता है। जब हम लोग अच्छा उदाहरण देते हैं, जैसे चिंतन में, जैसे हम लोग मान लीजिए हम लोग बैंक का लोन से कहीं कोई आदमी किसान फंस गया है, तो वह चाहता है कि हम इस लोन को कैसे चुकाएंगे, किस प्रकार से इससे हम छुटकारा पाएंगे, तो वह काफ़ी चिंतन करने लगता है। चिंतन के माध्यम से उसका जो है बहुत तरह का समस्या उत्पन्न हो जाती है, या वह आर्थिक चिंतन, और उससे क्या होगा? तर्क निकलने लगता है मन में। वह एक दो तरह का तर्क उत्पन्न करने लगता है। नहीं देंगे तो क्या होगा, देंगे या कैसे देंगे, इस प्रकार से उसका मन में एक दूसरे से तर्क करने लगता है। जब दो आदमी, 5-6 आदमी मिलकर जैसे पंचायती करते हैं या ग्राम सभा, आम सभा जैसे होता है, तो उसमें से तर्क होता है। तर्क के आधार पर क्या होता है? उद्देश्यपूर्ण को बात रखा जाता है। उसके बाद सबका अलग अलग मत निकलता है, और जो मत से सही सबको लगता है उससे एक निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष के मुताबिक वह कार्य को पूर्ण रूप से बन जाता है। तर्क जो होता है वह दो प्रकार का होता है, आगमन और निगमन। आगमन में तर्क के उपलब्ध प्रमाण से निष्कर्ष निकालता है, जबकि निगमन में दिए गए कथनों के आधार पर कथन निकालते हैं। इसके बाद है संकल्पना। यह चिंतन का मुख्य तत्व है। यह चिंतन का ही पाठ है, दो, तर्क और संकल्पना। यह चिंतन का मुख्य तत्व है। यह वस्तुओं और क्रियाओं, विचारों व जीवित प्राणियों का प्रतिनिधित्व करती है। कल्पना के अंतर्गत किसी के लक्षण जैसे मीठा, खट्टा, किसी के भाव जैसे क्रोध, भय तथा दो से अधिक वस्तुओं के बीच का जो संबंध, उससे अच्छा या उससे खराब आदि की बात की जाती है, जिसे हम लोग संकल्पना कहते हैं।